तो आज़ाद हिंद फौज में जब उनको आत्मसमर्पण करना पड़ा, मेरे पिताजी को अंग्रेज़ों ने बंधक बना करके लाल किले में रखा था। लाल किले से आई आवाज, सहगल जिल्लो शहनवाज। और मेरी माँ को बंधक बना करके सिंगापुर में ही रखा। कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के कमांडर प्रेम कुमार सहगल और रानी झांसी रेजिमेंट की कमांडर डॉक्टर लक्ष्मी सहगल की बेटी सुभाषिनी अली सहगल, यहाँ तक कि अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी भी आए, उन्होंने भी उनका बहुत किया। प्रेम कुमार सहगल के पैर छुए और मेरी माँ दोनों कैप्टन लक्ष्मी सहगल के। जब वो लोग निकले तो वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने गाड़ी का दरवाजा इनकलाबी पथ पर लगातार टिके रहना और आगे बढ़ने की ऊर्जा मिलती रही, उसका सोर्स क्या? वो तो लोग हैं, ये पचा नहीं सकते नेताजी सुभाष। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिलिटेंट सेक्युलरिस्ट थे। जब वो मेयर बने कैलकाटा के तो उन्होंने मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन करवाया, लेकिन वो उनका जवाब स्पष्ट आ गया कि उनका कोई हम बीमार हैं, ये हैं वो मिले नहीं, मिले नहीं, बात भी नहीं की। आरएसएस का एजेंडा था ही नहीं फ्रीडम मूवमेंट में शामिल होने। आजाद हिंद फौज खड़ी कर रहे थे, वो सावरकर ब्रिटिश फौज के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। आज जो धर्म के नाम पर लड़ा रहे हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके राज में दलितों का पीड़न इतना क्यों हो रहा है? सोच के इसके लिए रास्ता निकालना पड़ेगा। ये कॉकरोच वाली भी शुरू हुई है। एक बात मुझे अच्छी लगी कि उसने कहा कि जो भी इस आंदोलन में आ रहा है वो कसम खाए कि हिंदू मुस्लिम के चक्कर में अब नहीं पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच मौजूद हैं एक और महान शख्सियत। हमारे बीच मौजूद हैं वो इंसान जो मानवीय संवेदनाओं से सरोबार हैं, जिन्होंने अपने कलम से, अपनी आवाज़ से, अपनी मेहनत से किसानों, मजदूरों, महिलाओं के संघर्षों में पिछले दशकों से आंदोलनों की अगुवाई की है, जिन्होंने अपने परिवार में अपनी विरासत के अंदर साम्राज्यवाद विरोधी विरासत को ग्रहण किया और शासक वर्गों के खिलाफ बिना झुके, बिना डरे वो लड़ाई लड़ती रही। गांव की गलियों से लेकर संसद तक, और किसी महिला के साथ जब भी कोई उत्पीड़न की घटना हुई, किसी मजदूर की दिहाड़ी मारी गई या किसी किसान को किसी साहूकार द्वारा पीड़ित किया गया, तो उसकी आवाज बनकर हमेशा बेखौफ होकर जो बोलती रही, वो आवाज आज हमारे बीच मौजूद है। सुभाषिनी अली सहगल, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, फिर भी हम बताना चाहेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के कमांडर प्रेम कुमार सहगल और रानी झांसी रेजिमेंट की कमांडर डॉक्टर लक्ष्मी सहगल की बेटी सुभाषिनी अली सहगल, जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा की सांसद रही, एडवा की बड़ी लीडर रही और आज भी एक उम्र के पड़ाव पर वो निरंतर सक्रिय हैं। आज हम उनसे जानेंगे उनके जीवन अनुभव को। नमस्कार जी, आपका चैनल पर स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सबसे पहले अपना जन्म, बचपन, पारिवारिक परिवेश, वो चीजें बताएं। अच्छा, देखिए, मेरे माँ बाप का जो विवाह हुआ वो आज़ाद हिंद फौज में जब उनको आत्मसमर्पण करना पड़ा, मेरे पिताजी को अंग्रेज़ों ने बंधक बना करके लाल किले में रखा था और मेरी माँ को बंधक बना करके सिंगापुर में ही रखा। तो मेरी माँ सिंगापुर में जब तक ये लाल किले में मुकदमा चला तब तक वो बंधक ही थी। उसके बाद वो भारत लौटी है सन 46 में। अच्छा। और मेरे पिताजी को भी वहाँ पर रखा गया और फिर उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और उनको एक तरह से फांसी की सज़ा भी सुनाई गई। लेकिन ये तो भारत की जनता थी जिसके बीच में ये आज़ाद हिंद फौज के बनने और लड़ने और इन लोगों के बंधक बनाए जाने की जो खबर थी, वो बिल्कुल जिसको कहते हैं बिजली की तरह पूरे देश में कौंधी और लोग एकदम खड़े हो गए और उनके दिल में एक ही बात थी कि इनके ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए, ये जो मुकदमे का सामना कर रहे हैं। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि मुकदमे में कई बातें आएंगी कि इन लोगों ने
अपने राजा के खिलाफ बगावत की, ये देशद्रोही हैं वगैरह वगैरह। इससे अंग्रेज़ों को फ़ायदा मिलेगा, उनके साम्राज्य को मजबूती मिलेगी। लेकिन ठीक इसका उल्टा हुआ, क्योंकि लाल किले में इन लोगों का मुकदमा चला दिल्ली के अंदर। इसका एक ऐतिहासिक महत्व है उस जगह की, और मीडिया ने इसको बहुत ज़्यादा मतलब प्रसारित और प्रचारित किया। उसका नतीजा हुआ कि आसपास के गांव के लोग, दिल्ली के ही लोग नहीं बल्कि आपके हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हज़ारों लोग जो धीरे धीरे लाखों में तब्दील हुए, वहाँ रोज़ जाते थे मुकदमे के बारे में सुनने के लिए। हालांकि इनको कुछ नहीं पता चलता था कि क्या हुआ। तो मैं आपको, हरियाणा में चूंकि ये बात हो रही है, आपके जो बंसीलाल जी थे, अच्छा जी, तो वो मेरे साथ पार्लियामेंट में सांसद थे। अच्छा जी, 89 में। अच्छा, तो वो सब लोग, जितने पार्टी के लोग थे, समझ लीजिए 50-55 साल के ऊपर के, सब ने मेरा बड़ा स्वागत किया, चाहे किसी भी पार्टी में हो, अच्छा, केवल मेरे माँ बाप की वजह से। हाँ, और उन्होंने मुझे बताया कि वो खुद किसी गांव में ही रहते थे यहाँ, मेरे ख्याल से शायद हांसी चौधरी या बंसीलाल भिवानी। का गांव गोलागढ़ गांव था हाँ, भिवानी में। हाँ, तो वो बताते थे कि रोज सुबह वो उठ जाते थे करीब 2-3 बजे, और वो फिर रोड पर आके खड़े हो जाते थे, और बैलगाड़ियों की लंबी लाइन चलती थी लाल किले की तरफ। किसी भी बैलगाड़ी पर वो बैठ जाते थे और जाते थे, और दिन भर ये लोग लाल किले के सामने बैठे रहते थे, नारे लगाते थे, इन लोगों की रिहाई, इन लोगों का जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस ये कुंवर जिंदाबाद। जी जो आजाद हिंद फौज के कमांडर थे, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों और शाहनवाज खान, ये तीनों के ऊपर मुकदमा चला एक साथ। मतलब बरतानवी सरकार, अंग्रेज उनको उस समय फांसी देना चाहती थी। जी जी जी, बिल्कुल। तो ये, और देखिए, जनता भगत सिंह को फांसी से नहीं बचा पाई। बहुत से लोगों को अंग्रेजों ने फांसी दी 1857 के बाद से लगातार। मेरे ख्याल से बिरसा मुंडा को भी फांसी दी। लेकिन ये एक ऐसा समय है जब हमको कहना चाहिए, जब लोग कहते हैं ना, अरे जनता ऐसी है, कि जनता ने ही खड़े होकर के लोगों की जानें बचाई। अच्छा जी। तो उसके बाद तो मैंने बताया ना, ये लोग जाते थे और दिन भर वहां बैठते थे। कोई टीवी तो था नहीं, कुछ पता नहीं चलता था अंदर क्या हो रहा है, बस इनको मालूम था कि मुकदमा चल रहा है। फिर शाम को 4-5 बजे कोई आता था और कहता था कल फिर सुनवाई होगी। ये लोग फिर लौटते थे। बंसीलाल जी ने बताया, हम लोग लौटते थे, मैं तो बैलगाड़ी में ही सो जाता था, अपने गांव के पास उतर के घर जाता था। चूल्हे के पास मेरी दादी मेरे लिए रोटी रखती थी, मैं रोटी खा के वही चूल्हे के पास सो जाता था। अच्छा। और सुबह लेकिन फिर उठ करके फिर जाकर के सड़क पे खड़े होकर के मैं फिर जाता था। और उन्होंने बताया कि ऐसे पता नहीं कितने लोग थे, और हम लोगों के दिल में बस यही था कि अगर इनको कुछ हुआ तो एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं बचेगा हिंदुस्तान में। और मुझे याद है कि जब मेरे माँ बाप आए पार्लियामेंट, एक ही बार आए, तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि किसी का भी इस तरह से दिल से स्वागत हुआ होगा। अच्छा जी। तमाम नेता आए, उन्होंने उनके पैर छुए, यहाँ तक कि अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी भी आए, उन्होंने भी उनका बहुत वो किया। प्रेम कुमार सहगल के पैर छुए और मेरी माँ, दोनों, कैप्टन लक्ष्मी सहगल के। हाँ जी। फिर जब वो लोग निकले तो वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला। वाह जी वाह। और ये दिल से सम्मान था, ये नहीं कि कोई ये पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, कहीं के कोई मंत्री हैं या कुछ है, कुछ नहीं। सिर्फ जो उनका योगदान था भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, उसको लेकर के। तो ये था जो लोगों के दिल में आज़ाद हिंद फौज के लोगों के लिए जो प्यार था और सम्मान था, जिसकी वजह से इनकी जान बची, वरना मेरे बाप की तो फांसी हो जाती। तो मेरा ये कहना था कि 46 में ये छूटे, 46 में ही मेरी माँ सिंगापुर से वापस आई, और फिर उनकी शादी मार्च 47 में दंगों के बीच में लाहौर में हुई। अच्छा जी। उस समय अंग्रेज थे, तो मेरे बाप को कोई नौकरी नहीं मिल सकती थी, और भारत सरकार ने मेरे ख्याल से बड़ा अन्याय किया कि आज़ाद हिंद के अफसरों को वापस भारत की फौज में नहीं लिया। बहुत तेरी का जी। और इसके पीछे कुछ फौजी लोग थे, और कहा जाता है लॉर्ड माउंटबेटन थे, जिन्होंने कहा नहीं, बागियों को फौज में नहीं लिया जाना चाहिए। मतलब ये देशभक्त है, उसकी कोई वो नहीं, बागी है। अच्छा। जबकि पाकिस्तान जो लोग गए, मुसलमानों जो अधिकारी थे, जनरल कियानी, दोनों भाई वगैरह, उनको सबको पंडित नेहरू ने ही कहा कि नहीं, तुम लोग जाओ, पाकिस्तान जाओ, कोई फर्क नहीं है,
आना जाना तो बना रहेगा ये सब। तो उनको पाकिस्तान की फौज में लिया गया, तो वहाँ के फौजी वो अफसर वापिस लिए उस पदों लिए, पर। हाँ। और कश्मीर में जो पाकिस्तान द्वारा हमला हुआ उसका उन लोगों ने वहां पर काफी नेतृत्व भी 2-3 ने किया। लोग कहते क्यों, अरे भाई आपका सेना में जाने का मतलब है वफादार है आप उस सेना के लिए। बिल्कुल आपने जब लिया नहीं और वहां ले लिया तो आप कैसे सवाल कर सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और ऐसा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह की बातें होती। तो खैर उसके बाद मार्च 47 में मेरे माँ बाप की शादी हुई वहाँ लाहौर में। नौकरी उनको कहीं मिल नहीं रही थी, तो कानपुर में एक मतलब हिंदुस्तानी वो थे पूंजीपति जिन्होंने टेक्सटाइल यानी सूती के काफ़ी कारखाने लगाए हुए थे। तो उनका एक लड़का थोड़ा वामपंथी अपने आप को कहता था, वो मेरे पिताजी का बड़ा भक्त बन गया और उसने अपने बाप से मिलवाया और अपने बाप से कहा कि इनको नौकरी दे दीजिए कानपुर में। उनका बाप तो बड़ा मजा हुआ था, उसने कहा देखो ऐसा है देश तो आज़ाद होने ही वाला है, तो तुम मेरे काम आओगे क्योंकि तुम बड़े हीरो हो, जो लोग भी देश को चलाएंगे उनसे मिलना उनसे बातचीत करने में तुम मेरा काम करोगे। लेकिन तुम ऊंचे ऊपर की कोई पोस्ट चाहते हो, जो हो सकता है 1-2 साल में मैं तुमको निकाल भी दूंगा, अच्छी तनख्वाह दूंगा, गाड़ी वाड़ी दूंगा, या तुमको नीचे से, तो कहना नहीं मुझे नीचे से ही काम करना है। फिर वो कानपुर आ गए हमारे माँ बाप, और तब वो विभाजन का सब कुछ खून खच्चर चल रहा था, शरणार्थी आ रहे थे पंजाब से, तो कानपुर में भी एक बहुत बड़ा उनका कैंप था। मेरी माँ डॉक्टर थी, वो मेडिकल कॉलेज मद्रास से डॉक्टर थी, वो केरला की हैं लेकिन मद्रास में पली बढ़ी, मलयाली हैं। तो उन्होंने वहाँ पर अपना एक नर्स क्लिनिक शुरू किया और वहाँ पर उनकी मतलब दवा दारू सब शुरू कर दी रेफ्यूजी कैंप में। तो एक तरफ तो ये जो रेफ्यूजी आ रहे थे, मतलब पाकिस्तान जो बन गया उससे भाग के आ रहे थे, और दूसरी तरफ हमारे कानपुर में बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी है और वहाँ कोई भी लेडी डॉक्टर तो जाने के लिए तैयारी नहीं होती थी। एक तो माहौल भी वैसा था, डर भी था। मेरी माँ बड़ी निडर किस्म की थी और जबकि उनको हिंदी भी नहीं आती थी, लेकिन वो रात को सुबह कभी भी उन मुसलमान औरतों की सेवा के लिए, मतलब उनके इलाज के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए जाती थी। तो वही लोग कहते कि आधे कानपुर को तो इन्होंने ही पैदा किया है। अच्छा। तो एक तरह से वो एक कहना चाहिए जो बहुत ज़्यादा नफरत के दो खेमे थे, जो एक दूसरे से नफरत करते थे, उनको मिलाने में उनका बड़ा भारी हाथ रहा। और हमेशा उन्होंने इसके लिए कोशिश की कि इस तरह से धर्म के आधार पर, जात के आधार पर लोगों में ये नफरत ना हो, क्योंकि उन्होंने कहा भाई ये देश का विभाजन ही इसलिए हुआ है, अब और आगे इसको मत बढ़ाओ। इनका बहुत इस तरह से योगदान था इस मामले में। तो दोनों वहाँ कानपुर में रहने लगे। तो 47 में मार्च में उनकी शादी हुई और दिसंबर में आज़ादी के बाद मेरा जन्म हुआ। तो हमेशा हमारे माँ बाप कहते थे कि 3 लोग थे जिन्होंने 15 अगस्त को खुशी नहीं मनाई। अच्छा जी, वो कौन थी? एक मतलब ये दोनों, प्रेम और लक्ष्मी सहगल, क्योंकि उनको विभाजन का ज्यादा दुख था और आज़ादी की कम खुशी थी पड़ गई उसमें। और तीसरे थे महात्मा गांधी, वो 15 अगस्त को नोआखाली में थे और दंगों को रोकने के लिए अनशन पर बैठे हुए थे। नहीं जा रहे, गांव जा रहे थे। उसमें उनका बहुत बड़ा काम है। तो हमेशा ये कहते थे हम लोग 3 लोग हैं जिन्होंने आज़ादी की खुशी नहीं मनाई। खैर फिर वो हमारे पिताजी वहाँ काम करने लगे, मेरी माँ अपने डॉक्टर की हैसियत से काम करती रही, वहीं हम पैदा हुए। तो हम लोगों का जो घर था कानपुर में, जो सूती के कारखाने हैं, वो शहर के बाहर नहीं है, सब शहर के अंदर ही है। और वो गंगा जी भी बीच में से जाती, तो बहुत सारे गंगा जी किनारे हैं। तो हमारा जन्म और हमारा बचपन सूती मिलों की छाया में गुजरा है। मतलब हमारी जो यादें हैं वो मजदूर आ रहे हैं, जा रहे हैं, सीटी बज रही है, अलग अलग कारखानों की अलग अलग सीटी हम लोग पहचानने लगते थे। ये इतने टाइम की है, ये इतने टाइम की है, ये एल्गिन मिल है, ये विक्टोरिया मिल है, इस तरह से। तो मतलब
ये मैं नहीं कहती हूँ कि हमारे अंदर कोई कम्युनिज्म या इसकी हो, लेकिन मजदूरों के प्रति जो एक अपने जीवन का हिस्सा, मजदूर, उनका आना जाना, उनका कारखाना, उनका काम करना, वो मेरे जीवन का हिस्सा शुरू से ही रहा। जैसे आपका जब जन्म हुआ तो आपका नाम सुभाषिणी रखने का ही क्यों? वो क्या तो सुभाष चंद्र बोस के पीछे मेरा नाम रखा गया। अच्छा अगर जी। लड़का होती तो सुभाष, और अगर लड़की तो सुभाष। मतलब आपके माता पिता जो थे प्रेम कुमार सहगल और कैप्टन लक्ष्मी सहगल, उनकी सुभाष चंद्र बोस के प्रति एक आस्था बहुत और ज्यादा। श्रद्धा थी। बहुत ज्यादा सम्मान, बहुत आदर, बहुत आदर, बहुत सम्मान। और जबकि वो ऐसे लोग थे नहीं जो अंधभक्त टाइप के, अच्छा जी। वो मतलब मेरे ख्याल से उनके अलग अलग जीवन को अगर हम देखें तो किसी का भी उन्होंने इतना सम्मान नहीं किया जितना वो नेताजी का करते। अच्छा, तो जैसे आपने बताया आपकी माताजी तो मद्रास से, मलयाली परिवार से, आपके पिताजी की क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरे थी? पिताजी थे पंजाब के। अच्छा जी। और मेरे पिताजी का जन्म तो जालंधर में हुआ था, अच्छा जी। लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई बड़ा होना सब लाहौर में। और वो 12 साल की उम्र में जो भगत सिंह का संगठन था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, उसके वो सदस्य भी बन गए थे। वो अच्छा। मोमबत्ती की आंच में हाथ रखना, ये सब। अच्छा। और वो कुछ मतलब ये संदेश पहुंचाने का कुछ काम करते थे। वाह जी वाह। तो मेरे दादा बहुत बड़े वकील बन गए थे तब तक लाहौर में। अच्छा। तो उनको एक अंग्रेज अधिकारी ने बुलाया और कहा कि भाई देखिए आपका लड़का बहुत होनहार है और वो हमसे लड़ना चाहता है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी वो अपनी पढ़ाई लिखाई पर थोड़ा ध्यान दे, बाद में हमसे लड़ ले। अच्छा अच्छा। तो मेरे दादा तो घबरा गए, उन्होंने मेरे बाप को बुलाया लेकिन मना नहीं किया। उन्होंने कहा भाई देखो ये बात है, मैं भी समझता हूँ कि तुम पहले अपनी पढ़ाई कर लो, इस लायक बनो कुछ कर सको, और उसके बाद मतलब वो जो करना है सो तुम करो। तो देखिए वो टाइम ऐसा था, आप समझ लीजिए कि उस समय भगत सिंह वगैरह बंद भी हो गए थे, फिर उनकी फांसी भी हो गई। तो एक तरह से इनका मन काफी खट्टा हुआ। और कांग्रेस के प्रति जो उनका मन खट्टा हुआ, तो कभी वो कांग्रेस को मानने के लिए तैयार नहीं हुए, गांधी जी से भी खिन्न रहे इस मामले को लेकर। अच्छा जी। फिर वो पढ़ाई लिखाई में अपने लग गए, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा ये बात थी कि बिना हथियार के कोई हमारी आजादी हमें मिल नहीं सकती है, क्योंकि इनकी सेना, इनकी पुलिस इतनी मजबूत है, इतनी शक्तिशाली है कि ये निहत्थी जनता आजादी नहीं ले पाएगी इनसे। आंदोलन कर रही है, इनको परेशान कर रही है, सत्याग्रह हो रहा है, लेकिन आजादी नहीं ले पाएगी। और वो चीन का भी इतिहास पढ़ते थे सब कुछ। तो उन्होंने फिर कॉलेज के बाद, गवर्नमेंट कॉलेज के थे, उन्होंने फिर आर्मी ज्वाइन की, मिलिट्री एकेडमी थी। तो हिंदुस्तानी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग इंडिया में शुरू हो गई थी तब तक, दूसरे तीसरे बैच के थे ये। IMA देहरादून में जा करके इन्होंने तो क्या, फिर फौज में भर्ती हुए, और फिर फौज में उनकी पहली पोस्टिंग मलया में थी। अच्छा। तो ये मलया चले गए। लेकिन मैं अपने दादा और मैं अपनी नानी के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। अच्छा बताओ जी। मेरे दादा तो पहले बड़े वकील थे, फिर वो जज बन गए। नाम क्या था आपके दादा? अशरूराम। अशरूराम। हाँ। अच्छा। तो वो हाई कोर्ट के जज बन गए। अच्छा। और उन्होंने बहुत सारे बहुत अहम मुकदमे लड़े। एक तो जो गुरुद्वारों पर महंतों का कब्जा था, हाँ, जिनके खिलाफ वो काली पगड़ी पहन का आंदोलन, अकाली मूवमेंट शुरू हुई थी। तो उन्होंने अकाली के वकील थे। अच्छा, कालियों के वकील हाँ, थे जो। हाँ, महंतों से खाली करवाने में उनका बड़ा हाथ था। हाँ हाँ। और फिर वो मतलब उन्होंने पहले, वो जब ये मुकदमा चला आजाद हिंद फौज वालों के खिलाफ, तो ये इस्तीफा देना चाहते थे। तो अंग्रेज गवर्नर था, उसने कहा इस्तीफा क्यों दे रहे हो? अरे हमारा लड़का होता तो हम लोग भी जाते मदद करने। तो आप छुट्टी ले लो, छुट्टी लेके आप जाइए, मुकदमा लड़िए, फिर जो भी फैसला होता उसके बाद आप वापस आ जाइए। तो खैर उन्होंने छुट्टी ली और पूरे मुकदमे की तैयारी उन्होंने की। वो जवाहरलाल नेहरू वगैरह ने भी कमेटी बनाई। कांग्रेस को मौका मिल गया था। कांग्रेस बिल्कुल पस्त हालत पे थी, क्योंकि सब बंद कर दिए गए थे 42 के बाद, छूट रहे थे, कोई आंदोलन नहीं था, मुस्लिम लीग की ताकत बहुत बढ़ गई थी। तो ये मुद्दा उनको मिल गया आजाद हिंद फौज वाला। अच्छा। उन्होंने फिर ये डिफेंस कमेटी बनाई, उसमें सप्रू थे,
तेज बहादुर शपरू जी, हाँ। हाँ, आसिफ अली थे, आसिफ। नेहरू थे, इनका नाम आता है, लेकिन असली वकील तो भुला भाई देसाई थे, भूला भाई देसाई थे इनको। असली वकील। अच्छा। तो मेरे दादा ने ही उनको कांटेक्ट किया और कहा कि आप आइए। तो उन्होंने कहा मैं बीमार हूँ, डॉक्टरों ने मना किया है दिल्ली जाने के लिए, लेकिन आप जज साहब क्यों इंटरेस्टेड हैं? उन्होंने कहा मेरा बेटा है इसमें। अच्छा। तो उन्होंने कहा तब तो मैं आऊंगा। तो अच्छा। वो दिल्ली आए हाँ। और इस मुकदमे के कुछ ही महीनों के बाद उनका देहांत भी हो गया। ओहो हो। तो उन्होंने जो वहाँ बहस की, जो उन्होंने मुद्दे रखे, वो आगे आने वाले कई स्वतंत्रता सेनानी की पीढ़ियों का वो सबसे बड़ा मुद्दा था कि एक जो गुलाम देश है उसके सदस्यों के लिए अपनी आज़ादी के लिए लड़ना फर्ज है, वो कभी क्राइम, अपराध नहीं माना जाए। वाह जी वाह, कितनी बड़ी बात वो है। चाहे कितनी हिंसा क्यों ना करें, जो भी करें। तो ये उन्होंने एक तरह से एक बहुत बड़ा काम किया, और सब करने के बाद भी खैर मुकदमा तो वो लोग हार गए, ये लोग दोषी पाए गए। लेकिन अंग्रेजों की सेना ने ही ये कहा कि अगर इनको फांसी दी गई तो एक भी अंग्रेज बचेगा नहीं पूरे देश में। अच्छा, जो जज था उन्होंने एक बार इनको फांसी दे दी थी, हाँ, ऑर्डर पारित कर हाँ, दिया था, फैसला दे दिया था, नहीं फैसला दिया था लेकिन फिर रोक लिया था, रोक लिया था। वो गिल्टी माना था और गिल्टी की सजा फांसी थी। अच्छा अच्छा। तो ये हुआ कि इनको सजा क्या दे, हाँ। तो फांसी दे नहीं सकते, तो ये हुआ काला पानी। उन्होंने कहा नहीं, अब तो आप कोई भी सजा इनको दोगे, यहाँ ऐसी बगावत होगी और फौज में भी बगावत होगी, तो ये आप नहीं दे सकते। तो उनको ऐसे ही बरी कर दिया, बरी कर। बहुत बड़ी जीत थी जी, वाह जी वाह। तो फिर आपकी जैसे शिक्षा दीक्षा अच्छा, कैसे? उसके बाद हमारे दादा वापस जज बन गए अच्छा, वापिस जज बन गए थे। और उन्होंने फिर गोडसे को फांसी देने का काम किया। वाह जी वाह, कितनी बड़ी ऐतिहासिक बात है। वो नाथूराम जज गोडसे ने- को अम्बाड़ा सेंट्रल जेल में फांसी मिली थी जी। नहीं, लेकिन जो जिस हाईकोर्ट ने फांसी दी, हाँ। उसके 3 जजों में से एक जज मेरे दादा थे। कौन से हाई कोर्ट ने दी थी जी फांसी? पंजाब, वो शिफ्ट हो गई थी शिमला में जी। क्योंकि देश का बंटवारा हो चुका था। अच्छा अच्छा, उनमें से एक थे जो नाथूराम गोडसे, वो दंडित किया हाँ, जिन्होंने। एक खोसला थे, एक महाजन थे, एक मेरे नाना थे। वाह जी वाह, इतने बड़े मतलब एक सांप्रदायिक विष पुरुष को फांसी दिलाने का नेक कार्य किया। अच्छा, एक और जी कमर जी। और उधर मेरी जो नानी थी, हाँ तो वो कांग्रेस की नेता थी बहुत सालों से, मतलब वो अशिक्षित थी, अशिक्षित होकर भी। नाम क्या था आपके नानी जी का? अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन। हाँ, तो मेरे नाना जो थे वो बहुत प्रगतिशील और बहुत जनवादी किस्म के आदमी थे। वो ब्राह्मण थे लेकिन जनेऊ नहीं पहनते थे अच्छा जी। उस जमाने में मद्रास में। अच्छा जी। और उन्होंने गैर ब्राह्मण से शादी भी की, ये तो बहुत बड़ी बात थी हाँ। जिस दौर में। और उनका सामाजिक बहिष्कार भी हुआ, उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। और फिर मेरी नानी ने कहा कि मैं अंग्रेजी सीखना चाहती हूँ, अंग्रेज से सीखना चाहती हूँ। तो एक अंग्रेज लेडी को रखा उनको सिखाने पढ़ाने के लिए, और उनके पास गाड़ी थी, ड्राइविंग लाइसेंस था, ये सारी चीजें थी। वाह जी वाह। उसके बाद जब ये राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ और ये कपड़े जलाने का और ये सब, तो फिर मेरी नानी कांग्रेस पार्टी के संपर्क में आई और उसमें वो जुड़ गई। तो इन सब बच्चों ने होली जलाई विदेशी कपड़ों की और अपने खिलौनों की, हमारी माँ, उनकी बहनों, सब लोग। और मेरी नानी फिर कांग्रेस की अच्छी नेता बन गई, जेल भी गई 42 में। वो कॉरपोरेशन में भी थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में? नहीं, कॉरपोरेशन की सदस्य अच्छा अच्छा, कोऑपरेशन की जीती, अच्छा। विधवा होने के बाद। अच्छा अच्छा। और उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 15 महिला सदस्यों में से एक थे। अच्छा अच्छा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो बनी थी जी, उसकी जी। उनमें से एक थी जो। उनमें से एक थी, और डॉक्टर अंबेडकर की बहुत समर्थक थी। हालांकि कांग्रेस की थी, हाँ। लेकिन महिलाओं के अधिकारों के सवाल पर और ये जात पात वगैरह के बात पर वो बड़ी भयंकर समर्थक डॉक्टर अंबेडकर थे। आपकी विरासत बहुत मजबूत है जी, देखो कितनी शानदार लेकिन विरासत हम मिली। लोग जब बड़े हो रहे थे, हम लोग को इन सब चीजों के बारे में ना कुछ ज्यादा मालूम था। हाँ होगा, हाँ है, हाँ ऐसे थे, मतलब बहुत ज्यादा हमने को तरजीह दी। बाद में हमारे समझ में आया कि लोग कितने महान लोग थे। अच्छा, तो आपकी स्कूली पढ़ाई कहाँ शुरू हुई जी, शुरुआती दौर में? स्कूली तो हम कानपुर में ही पढ़े। हम बहुत जल्दी बात करने लगे थे, तो हमने कहा हम स्कूल जाएंगे। अच्छा जी। 2-3 साल की उम्र में थे। हमारे माँ बाप दोनों नास्तिक थे। अच्छा अच्छा। तो इंग्लिश स्कूल, सरकारी स्कूल वहाँ तब तक ठीक ठाक
तो वो स्कूलों में या तो ईसाई अलग अलग तरह के थे, हाँ, और ईसाइयों की कोई बात नहीं थी, वो धार्मिक शिक्षा वाली, रिलीजियस इन्वायरमेंट हाँ, था। नहीं, वो स्कूल्स मिशनरी स्कूल्स थे। अच्छा अच्छा। हालांकि वो धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे थे, लेकिन मिशनरी थे। हाँ तो एक अंग्रेज महिला थी, हाँ उसने एक स्कूल शुरू किया अंग्रेज बच्चों के लिए। तब तक ये मिल जितने थे कानपुर के टेक्सटाइल मिल ज्यादातर अंग्रेजों के थे, अच्छा तो अंग्रेजों की आबादी काफी थी, तो उसने अपने घर में एक स्कूल शुरू किया। अच्छा। मैं पहली और अकेली हिंदुस्तानी थी उस स्कूल में। उनका आपके टीचर और मैडम कौन थे जी? उनका नाम था जोई पावल। जोई पावल। हाँ, बाद में वो एक हिस्टोरियन बन गई, वाह कानपुर जी की वाह। हिस्टोरियन, और उनके दूसरी शादी की तो उनका नाम जोई येलांड हो गया। अच्छा। बहुत वेल नोन हिस्टोरियन है कानपुर। वाह जी वाह। तो फिर आपने 10वीं ना वगैरह? कुछ नहीं है, हाँ? 2-3 साल वहाँ पढ़े हम। हम जाना चाहते थे हॉस्टल। अच्छा। अब हॉस्टल की बड़ी ढोंडोबल मची, वो भी सब मोस्टली क्रिश्चियंस के माध्यम से चलाए जा रहे थे। तो जब मेरे बाप फौज में भर्ती हुए, उनकी फर्स्ट जो एक यंग ऑफिसर्स की पोस्टिंग होती है, प्रॉपर पोस्टिंग के पहले, वो हैदराबाद में थी। और हैदराबाद में वो एक और अंग्रेज महिला से मिले, जो वहाँ की एक विमेंस कॉलेज की प्रिंसिपल थी। बड़ी जबरदस्त लेडी थी, अच्छा। विमेंस एजुकेशन पर बहुत उन्होंने किया। तो ऐसे हंसी मजाक में मेरे पिताजी ने कहा, अगर कभी मैं आ गया जिंदा वापस और शादी हुई, अगर मैं बेटी हुई, तो आप कह रही हैं कि आप स्कूल बनाना चाहती, तो मैं आपके स्कूल में भर्ती करूंगा। अच्छा जी। ये बात हुई, आई गई हो गई। हाँ। जब मेरे ये हॉस्टल में जाने की बात हुई, तो एक फिर कॉन्वेंट हॉस्टल था, वहाँ तय हुआ भाई इनको भेजो अब। तो वो नाम भी लिख दिया गया हमारे बक्से के ऊपर, सब कुछ। तो इतने में हमारे पिताजी ने एक विज्ञापन देखा पेपर में। अच्छा। तो वही जो मिस लिनेल थी, उन्होंने स्कूल स्टार्ट क्या किया। नाम था जी उनका? मिस लिनेल। मिस लिनेन। हाँ, अच्छा। लिनेल। हाँ। उन्होंने स्कूल शुरू किया है देहरादून में, अच्छा। और उसके लिए एडमिशन्स मांगा। हाँ। तो वो मेरा सब चेंज हो गया, उन्होंने भरा और मेरा एडमिशन हो गया। तो मैं उस स्कूल में पहले दिन से गई। वाह जी। तो दोनों जगह मेरी शिक्षा ऐसी अंग्रेज औरतों के हाथों में थी, जो बेहद प्रगतिशील, बेहद जनवादी, बेहद साहित्य प्रेमी, और बेहद भारत के समाज में दिलचस्पी रखने वाली थी। वाह जी वाह। तो ये बहुत इतना ऐसे सबको मिलता नहीं है मौका, तो ये तो हमको। फिर अपना हायर एजुकेशन स्टडी जी? फिर मैं गई मद्रास कॉलेज, अपनी नानी के साथ रही मद्रास तक, क्योंकि मद्रास साउथ के बारे में कुछ पता नहीं था। अच्छा। फिर वहाँ फिर अपने केरला भी जाती थी उनके साथ। तो एक मुझे बताया केरला के बारे में, मेरी माँ 4-5 साल 6 साल की रही होगी। हाँ। वो जाती थी गर्मियों की छुट्टियों में केरला वाले हमारे घर। अच्छा। और वो मेरी परनानी का घर था। तो वहाँ एक दिन वो एक बहुत गरीब औरत कुछ मांगने आई थी। हाँ। उसकी बच्ची के साथ हमारी माँ खेलने लगी। हाँ। उनकी नानी ने आवाज दिया कि उसको मत छुओ। हाँ। उसको छुओगी तो तुम अंधी हो जाओगी। ओ तेरी का जी। तो मेरी माँ ने उस बच्ची को उठा लिया गोद में। हाँ। और नाचने लगी। अच्छा। कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, देखो मैं अंधी नहीं हुई हूँ। अच्छा। और तुमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, बहुत गंदी बात है। उसके बाद छुआछूत उस घर में खत्म हो गया। वाह जी वाह, कितने बड़ी क्रांतिकारी कदम। और हमको समझ में नहीं आता कि इस उम्र में भी उनका कैसे इतना तत्मा था। और हम ये नहीं कहते कि हमारे घर बहुत मतलब एकदम साबंती नहीं था, लेकिन ये चीज खत्म हुई। और पहले लोग घर के अंदर ऐसे लोगों को काम नहीं करने देते थे जो शेड्यूल कास्ट के थे, लेकिन हमारे यहाँ करने लगे। और आज नहीं था। हाँ, आज भी जो महिलाएं हैं हमारे उस घर में, उनकी नानियां दादियां वहाँ काम करती थी। तो वाह जी वाह, वाह जी। तो फिर आप जैसे, वैसे तो आपका बहुत बड़ा जीवन है जी, और इतने कम समय में सारी बातें करी भी नहीं जा सकती, लेकिन एक बात और जी, जैसे एडवा से या वामपंथी आंदोलन से आपका जुड़ाव कैसे हुआ? क्या है, वहाँ बीए करने के बाद मैं अमेरिका गई 2 साल। अच्छा, अमेरिका रहेगी 2 साल? मुझे वो स्कॉलरशिप मिली थी। तो वहां पर ये एंटी वॉर मूवमेंट वियतनाम के सवाल पर चल रहा था। अच्छा जी। तो वामपंथी विचार, वामपंथी चर्चा, ये सब जोरों में थे। और मुझे भी लग रहा था ये इतना बड़ा धनाढ़ देश क्यों वियतनाम के पीछे पड़ा है। हाँ। तो वहां से बहुत सारे सवाल, वहाँ जो
काली नस्ल के लोग हैं, हाँ। उनकी समस्याओं को देख करके बहुत सारे सवाल उत्पन्न हुए। और ये पूंजीवाद दुनिया की समस्याओं का हल नहीं कर सकता, ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई। फिर कुछ हमको वहाँ मार्क्सवादी भी मिल गए, उनके साथ कुछ स्टडी भी किया। फिर मैंने तय कर लिया कि मैं वापस भारत आऊंगी। तो 69 में मैं आ गई। तब तक मुझे कोई भारतीय कम्युनिस्ट से मिलने का मौका ही नहीं मिला था तब तक। बड़ी अजीब बात। फिर जब मैं वापस आई, मैंने कहा मुझे कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करनी। अब 3 कम्युनिस्ट पार्टियां थी। हाँ। तो मेरे बाप ने कहा भाई हमारे यहाँ यूनियन में है, 2-3 कम्युनिस्ट यूनियन है, अच्छा। उनको बुलाया, से बातचीत हुई। एक कॉमरेड राम आश्रय थे, वो बहुत ही गजब के आदमी थे। वो कॉमरेड राम आश्रय, हाँ, वो CPIM के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी थे। अच्छा जी। तो उनकी वजह से फिर हमने काम करना शुरू किया। फिर कॉमरेड EMS नंबूदरीपाद आए, क्योंकि पार्टी का पुनर्गठन वगैरह उस समय हो रहा था। लोग जेल से सब निकले थे। कानपुर आए तो हमारी पार्टी के लोगों के पास कोई जगह ही नहीं थी कॉमरेड EMS को ठहराने के लिए। कॉमरेड रामा से हमारे माँ बाप के पास आए, तो उन्होंने बहुत, वो तो मलयाली थी ही, और फिर वो फ्रीडम फाइटर वगैरह, तो कहा बिल्कुल। हमारे यहाँ 3 दिन रहे, उन्होंने मेरा पार्टी फॉर्म भरा। वाह, बहुत बड़ी ऐतिहासिक बात है। कॉमरेड EMS नंबूदरीपाद एक महान कम्युनिस्ट नेता हैं और पहले कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री बने केरल के अंदर, जिन्होंने बेहतरीन जनपक्षीय कार्य किए। कॉमरेड सुभाषनी अली सहगल का पार्टी फार्म कॉमरेड EMS नंबूदरीपाद ने साइन किया था। तो फिर आपकी यात्रा शुरू हुई थी। फिर पहले ट्रेड यूनियन में, उसके बाद फिर शादी हो गई, बम्बई गया। बम्बई में फिर महिला आंदोलन के साथ 81 से एडवा में, जब एडवा की स्थापना हुई। अच्छा। तो कॉमरेड आपने बड़ी बहुत दलित मंच भी है, उसमें भी हम शुरू से रहे। हमको उन समस्याओं पर, सामाजिक समस्याओं पर बहुत ज्यादा रुचि है, बहुत ज्यादा गुस्सा भी है, बहुत ज्यादा इसको कहना चाहिए विरोध है हमारे अंदर चीजों का। हाँ, तो कॉमरेड जी आपका जो इतना बड़ा जीवन रहा, बड़ा मतलब स्थानीयता से लेकर दूसरे मुल्कों तक और पूरा भारत का, उसके अंदर एक प्रकार का आपका भ्रमण भी है। 2-3 बातें और कॉमरेड जी आपसे जानना चाहेंगे। जैसे इतना बड़ा अपना जो पूरा आज आपका लगभग 40-50 दशक का जो एक पूरा अनुभव है और पुरानी पीढ़ी को भी देखा आपने, तो आप इतनी लंबी जो आपकी यात्रा है अन्याय के खिलाफ, आपको जो सबसे ज्यादा इस इनकलाबी पथ पर लगातार टिके रहना और आगे बढ़ने की ऊर्जा मिलती रही, उसका सोर्स क्या है जी? वो तो लोग हैं। अच्छा। लोगों की हिम्मत, लोगों की परेशानियां, लोगों का दर्द, और लोग कितना त्याग तपस्या करते हैं एक मूवमेंट के लिए, एक स्ट्रगल के लिए। हम लोग तो कुछ भी नहीं करते, हमारा खाना नहीं बंद है, हमारा पीना नहीं बंद है, हम आराम से रहते हैं, गाड़ी में घूमते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास कुछ नहीं है, वो कितनी त्याग और तपस्या करते हैं मूवमेंट के लिए, बस वही प्रेरणा स्रोत है। अच्छा, वाह जी वाह। अच्छा, एक और दूसरा कॉमरेड जी आपने, जैसे आमतौर पर इस मूवमेंट में एक लिखने पढ़ने की संस्कृति होती है। कम्युनिस्ट और वामपंथी लोग अध्ययन, स्वाध्याय, आलोचना, तर्क के लोग होते हैं। ये तो आप कम हो रहा है, अब कम है। ये बहुत जरूरी है। हाँ, तो तुलनात्मक और पार्टियों से आज भी अच्छा है। वहां तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ भी जितना होना चाहिए नहीं हो रहा है। उसके लिए हम लोगों को भी सोचना होगा, कुछ हमको ऑडियो विजुअल। वो तो है। मैं ये जानना चाह रहा था जी, आपके प्रिय लेखक और पुस्तकें कौन सी रही जी, जो लिटरेचर में जी? हमको कभी याद नहीं रहता, लेकिन बहुत है। जैसे जो भी आप बताना चाहो जी, जैसे जिसको आपने बार बार पढ़ने का मन करा हो जी। जैसे देखिए, मुझे हिस्टोरिकल बायोग्राफीज में बहुत शौक है। अच्छा जी। फिर जो जैसे कॉमरेड P सुंदरैया का है तेलंगाना के बारे में, EMS का है केरला के बारे में, या कुछ मार्क्स के लेखन है, कुछ यूरोप के आंदोलनों के बारे में। फिर जो महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ जो पूरा संघर्ष, आपने नाम लिया था पहले, सिमोन द बोवा, हम बहुत से लोगों ने उनसे शुरुआत की। वहीं से ये जो है नारी विमर्श, इसके बारे में जानकारी वहीं से मिली। फिर हमारे यहाँ तो खैर उसका भंडारा है, धीरे धीरे उसमें पढ़ना और बहुत कुछ है पढ़ने को। वाह जी वाह। अच्छा कॉमरेड जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर आप जरूर चर्चा करेंगे, खास तौर पर भारत का दक्षिण पंथ, और उसमें भी दक्षिण पंथ की जो सबसे घृणतम रूप है भारतीय जनता पार्टी, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के माध्यम से देश की सेकुलर ताकतों पर, पंडित नेहरू पर या स्वतंत्रता संग्राम पर हमला करने की कोशिश। एक मिनट मेरा सवाल पूरा। मैं ये पूछना चाह रहा था जी, जैसे
जो सुभाष चंद्र बोस के प्रति एक छद्म और नकली प्रेम भाजपा का खड़ा करने की कोशिश करते हैं ये, और ये दिखाने की कोशिश करते हैं वे आजाद हिंद फौज मैं के आपको साथ। क्यों टोक रही हूँ, ये हाँ। सब आप लोगों को कहना ही नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा ये आप उनकी बातों को दोहरा रहे हैं। चलो। ये पचा नहीं सकते नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। अच्छा अच्छा क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो मतलब जिसको कहना चाहिए मिलिटेंट सेक्युलरिस्ट थे। वाह जी वाह। जब वो मेयर बने कलकत्ता के तो उन्होंने मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन करवाया वाह जी। म्यूनिसिपैलिटी के नौकरियों में। उन्होंने देखा बहुत कम है, आबादी में ज्यादा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब मेयर बने तो उन्होंने मुस्लिमों को आरक्षण की व्यवस्था करवाई उस टाइम के बंगाल में जी। बंगाल के नगर महापालिका, वो कलकत्ता नगर निगम के लिए। अच्छा। जब उन्होंने आजादी, उसके पहले जब वो कांग्रेस के नेता थे और फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता बने तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा ये हिंदू सभा वाले, महासभा वाले अगर मीटिंग करते हैं तो मीटिंग होने मत दो। अच्छा ये जी। जहर उगलते हैं। अगर मीटिंग करते ही हैं तो इनका मंच उखाड़ करके फेंक दो। ये नेताजी के निर्देश थे जी। निर्देश ही उनका कहना था। जी। उसके बाद जब वो कांग्रेस से हटाए गए तो उन्होंने सोचा मैं कुछ लोगों को कोशिश करूं। तो उनके एक जानने वाले थे जो मेरे ख्याल से हेडगेवार के भी बहुत करीब थे। उन्होंने कहा भाई उन लोगों से पूछो कि आज़ादी के आंदोलन का यही टाइम है, अब ये महायुद्ध शुरू हो गया है, यही टाइम है जब अंग्रेज मतलब डिफेंसिव पर हैं। लेकिन वो उनका जवाब स्पष्ट आ गया कि उनका कोई हम बीमार हैं, ये हैं वो मिले नहीं। मिले नहीं, बात भी नहीं की। और आरएसएस का एजेंडा था ही नहीं फ्रीडम मूवमेंट में शामिल होने का। सावरकर ने तो रिक्रूटमेंट किया ब्रिटिश आर्मी के लिए। विनायक दामोदर सावरकर जब ये आजाद हिंद फौज खड़ी कर रहे थे सिंगापुर और मलेशिया और बर्मा में, तो सावरकर ब्रिटिश फौज के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे थे। और वो आजाद हिंद फौज के अंदर भी उनका जो मोटो था, स्लोगन था, इत्तेहाद, एतमाद, कुर्बानी, ये शब्द उन्होंने किए। जब बर्मा पहली बार गए, सबसे पहले बहादुर शाह जफर की मजार पर जाकर के ताज़त चढ़ाई और रोए। वहां बताते हैं कि रोए और कहा कि अगर मैं भारत लौटा तो आपको अपने साथ लेके जाऊंगा और आपको लाल किले के अंदर गाड़ूंगा सम्मान के साथ। उन्होंने फिर जो है अपनी फौज के अंदर कभी भी धर्म या जात के शब्दों को इस्तेमाल ही नहीं करने दिया लोगों को। जो खाना मिलेगा एक जैसा खाना सबको मिलेगा। ये मत पूछो झटका है, हलाल है, क्या है। तुम्हारा भाई भी वही खाएगा, तुम भी वही खाओगे, तुम्हारे अफसर भी वही खाएंगे, सब लोग मिल करके खाएंगे। और उन्होंने इसका बड़ा सख्ती से पालन करवाया। और लोग कहते हैं बिल्कुल भूल ही गए कि हम लोगों का खान पान या जिंदा रहने का तौर तरीका दूसरा है, अलग है। तो कई उदाहरण हैं उनके सोच के। एक और जी, आज एक दफा वो एक मंदिर में गए। पहले तो उनका मंदिर से बहुत झगड़ा हुआ क्योंकि मंदिर के बाहर ये था कि गैर हिंदू और गैर ये इनका प्रवेश वर्जित। तो उन्होंने कहा मुझे कोई मतलब नहीं, मैं आप लोगों से घृणा करता हूँ। फिर उन्होंने मीटिंग बिठा करके वो बोर्ड हटाया और उनको कहा हम इनवाइट करना चाहते हैं क्योंकि हम आपको बहुत डोनेशन देना चाहते हैं आज़ाद हिंद फौज के लिए। तो वो वहाँ गए और अपने 2 मुसलमान अधिकारियों को अपने साथ लेकर के गए। सबके टीका लगाया उन्होंने। इन लोगों ने भी कोई उस पर आपत्ति नहीं की। फिर उनको तौला गया सोने के साथ, चांदी के साथ, इसके साथ, उसके साथ। जैसे ही वो मंदिर के बाहर निकल रहे थे उन्होंने ये टीका हटा दिया। अच्छा जी। और कहा कि इस वर्दी के साथ कोई भी धार्मिक प्रतीक नहीं चलता है। कितने बड़ी सेकुलरिज्म थे। अब आप देखिए क्या हालत है। बिल्कुल जी। एक आपकी माँ जैसे उस दौर में एक उनके पास कैरियर था बड़ा, पूरा डॉक्टर थी वो, तो वो एकदम जैसे अपनी जान दाव पर लगा के नेताजी के साथ कैसे चल पड़ी थी? वो के ऊपर भी आज़ादी के आंदोलन का बहुत असर था ना, स्टूडेंट डेज से। फिर हमारे यहाँ एक जो पहली महिला थी जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन की, सुहासिनी चट्टोपाध्याय, सरोजनी नायडू की बहन। वो अंडरग्राउंड थी वही 38 में। तो हमारे घर में ही रहे मद्रास में। अच्छा जी। उन्होंने मेरी माँ को इंटरनेशनल गाना सुनाया, अच्छा सिखाया। तो बाहर पुलिस खड़ी रहती थी, ये दोनों गा गा के उनको पहचान करते थे। अच्छा। और सारा रूस के बारे में बताया, क्रांति के बारे में। तो मेरी माँ बहुत प्रो कम्युनिस्ट थी। अच्छा। लेकिन चूंकि कम्युनिस्टों ने बहुत ज्यादा तीखी टीका टिप्पणी
सुभाष चंद्र बोस की तो इसलिए वो थोड़ी खिन्न हो गई। हाँ फिर जब बांग्लादेश की वो लड़ाई हुई, फिर ये ज्योति बसु जाके मिली है, उन्होंने कहा कि मैं पार्टी ज्वाइन करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी शर्त है आपने जो कहा है सुभाष चंद्र बोस के बारे में उसको सार्वजनिक रूप से वापस लेना पड़ेगा। अच्छा। तो बड़े आदमी तो उन्होंने कहा बिल्कुल लेना चाहिए, हम लोगों ने गलत किया। उनका रास्ता हमारा रास्ता नहीं था। हम लोगों ने माना कि वो फैसिस्ट ताकतों के साथ जाके मिले, लेकिन उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाना ये बिल्कुल गलत है। ये उन्होंने पब्लिकली माना। तब मेरी माँ ने 1971 में पार्टी की मेंबरशिप ली। वाह। तो कोमल जी, आज का जो दौर है, आज जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं देश में, तो आप देश के युवाओं से, नई पीढ़ी से क्या आह्वान करना चाहेंगे जी? देखिए, आह्वान तो हमारा यही है कि आप कैसा देश बनाना चाहते हो। और मैं ये भी मानती हूँ कि सारे युवा एक दूसरे जैसे नहीं होते भाई। इनमें रईस भी हैं, इनमें गरीब भी हैं, मजदूरों के बच्चे भी हैं, मध्यम वर्ग के बच्चे भी हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे हैं जिनका भविष्य इस दक्षिण पंथ की वजह से बहुत ही अधर में लटका हुआ है। इनका भविष्य एक तरह से निराशाओं से घिरा हुआ है। तो उसका उनको कारण ढूंढना चाहिए। अब आप कहेंगे सब भ्रष्ट है, सब भ्रष्ट है, तो उससे कारण नहीं निकलने वाला है। आपको देखना होगा कि किनकी नीतियों की वजह से आपका भविष्य चौपट हो रहा है। ये नीट का एग्जाम बार बार कौन चौपट कर रहा है? ये नौकरी क्यों नहीं लोगों को मिल रही है? ये अंध धार्मिक विश्वास क्यों लोगों के ऊपर सौंपा जा रहा है? ये जात पात और ख़ास तौर से सांप्रदायिक विभाजन करके क्यों लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा? ये युवाओं को सोचना पड़ेगा। आखिर उनका जीवन है, सोच के इसके लिए रास्ता निकालना पड़ेगा। ये कॉकरोच वाली भी शुरू हुई है। एक बात मुझे अच्छी लगी कि उसने कहा कि जो भी इस आंदोलन में आ रहा है वो कसम खाए कि हिंदू मुस्लिम के चक्कर में अब नहीं पड़ेगा। बहुत तो बड़ी। ये एक अच्छी शुरुआत है। ये हर युवा के दिमाग में होना चाहिए कि देश को बनाने के लिए, अपने भविष्य को बनाने के लिए हमको एकता की जरूरत है कि विभाजन की जरूरत है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है जो लोगों के सामने रखने की जरूरत है। अच्छा, एक और अनुरोध है जी, आप लास्ट आखिरी, आप ज्यादा समय लेंगे। जैसे आपने बतौर सांसद भी अपनी सेवाएं दी, संसद में गए, आपने कानपुर का प्रतिनिधित्व करा, या महिला आयोग के भी एक उच्च पद पर है, पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा के, उनके हकों के लिए भी आपने प्रयास करे, तो उसका कैसा अनुभव रहा बतौर सांसद? और उनको देखिए, सांसद वाला अनुभव तो बहुत ही, एक तरह से इसको कहना चाहिए, मुझे संसद में रह के समझ में आया कि जाति का क्या असर है भारतीय समाज और लोगों की मानसिकता के ऊपर। इसके पहले जानते थे किताबी तौर पर, वैसे उसका डायरेक्ट अनुभव नहीं था। जब ये मंडल आयोग का प्रस्ताव आया और मैंने देखा कि भाजपा जैसी पार्टी भी टूट रही है जात के आधार पर, उसके जो सवर्ण है वो रो रहे हैं, उसकी जो उमा भारती है वो उछल उछल के नाच रही है, मेरी समझ में नहीं आया कि ये है क्या, ये पागलपन है या क्या है। फिर मेरी समझ में आया कि ये जाति है, कास्ट, ये कास्ट के साथ जुड़ाव है लोगों का। और कहीं कहीं तो मैं ये मानती हूँ कि हाँ, वर्ग हैं, वर्ग का भी असर है, वर्गों में भी बटे हैं, लेकिन जाति की जो पहचान है वो शायद उसके भी ज्यादा असर डालने वाली है लोगों के ऊपर। अच्छा जी। तो मेरे लिए तो ये यूनिवर्सिटी थी, पार्लियामेंट। तो कमर जी, आपने समय दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि वो अपने स्तर पर खोज के देश के स्वतंत्रता संग्राम की महान हस्तियों की जीवनियां पढ़ें और देश की धर्मनिरपेक्ष विरासत की रक्षा के लिए आगे आएं। हिंदू मुस्लिम के अंदर जो डिवीजन और विभाजन की ताकतें हैं उनको पराजित करें, और आज की जो नफरत भरी राजनीति में प्यार मोहब्बत की अलग जगाएं, और मौजूदा दौर में जो इनकलाबी कार्य हैं इनमें शिरकत करें। और सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। एक बात मैं कहना चाहूंगी लोगों से कि आपको ये भी समझना चाहिए कि आज जो धर्म के नाम पर लड़ा रहे हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके राज में दलितों का पीड़न इतना क्यों हो रहा है? हाँ जी। अगर लड़का लड़की शादी कर रहे हैं तो मारे क्यों जा रहे हैं? जात के नाम पर लोगों को क्यों नीचा दिखाया जा रहा है? ये अगर आप नहीं समझेंगे कि ये जिस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो कैसा राष्ट्र बनेगा, उसमें कितने मतलब सामाजिक असमानताओं को ये बढ़ावा देंगे, तब तक आपके समझ में नहीं आएगा कि ये आपके भविष्य को किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। तो कमर जी, हम कामना करते हैं कि आपका स्वास्थ्य बना रहे और ये जंग जारी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।